हेलो बच्चे, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूईटी 2022 में जो पूछा गया है क्वेश्चन अकाउंटेंसी का, वो पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 2023 का पेपर रिसेंटली ही डिस्कस किया गया है, जो कि गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर के ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। और आज हम लोग 2022 में जो सीयूईटी का पेपर हुआ है उसमें अकाउंटेंसी में क्या क्या पूछा गया है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, कितने असर्शन रीजन क्वेश्चन है, कितने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कितने रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कितने केस स्टडी क्वेश्चन है, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सारे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इससे पहले आपको एक सूचना दे दे कि गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैचेज में सीयूईटी बीकॉम और सीयूईटी एमकॉम 2024 के लिए बैच शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं आप इनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन एडमिशन के लिए गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर जो लंका वाराणसी में है, लंका पे लंका थाना के बगल में है, आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, गूगल मैप के थ्रू आ सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए गुडविल एडुकेयर के ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और उसके बाद वहां से बैच में इनरोल कीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,50,000। सब्सक्रिप्शन हमने 2,50,000 रिसीव किया है। एंड आउटस्टैंडिंग ऑन 1 April 2019 50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 March 2020 आर 30,000। सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 विल बी। देखिए, ये क्वेश्चन आपको एनपीओ चैप्टर से है। इसमें पूछा यह गया है कि हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन जो मिला है 2,50,000 मिला है, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें इस साल मिला है वो 2,50,000 मिला है। ठीक है, जबकि प्रीवियस ईयर का जो इस साल के बिगिनिंग में मिलना बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, मतलब मिलना बाकी था, वो था 50,000। तो कहोगे सर आपको जो 2,50,000 इस साल मिला है उसमें पिछले साल का 50,000 मिला है, वो माइनस कर दीजिए करंट ईयर का जानने के लिए। ठीक है, वो माइनस के कितना आ गया, 2 लाख। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिए या करंट ईयर के बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दीजिए, सेम है। सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुआ है करंट सेशन में 30,000, ये कब के लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए, वो एडवांस भी माइनस कर दीजिए। एडवांस जो करंट ईयर में रिसीव किए हो ये माइनस कर दो, तो आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा, 1,70,000। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन 4 होगा। इसमें आप याद रखना कि टोटल जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है उसमें आप क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो होता है उसमें ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड में, और लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग एंड में। इसके बाद ऐड एडवांस, प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला है उसको ऐड कर दो, और लेस जो करंट ईयर का एडवांस मिला है, इस साल जो मिला है वो लेस कर दो, तो आपको निकल जाएगा इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन है। इसी तरह से हमें 4 में से 2 पॉइंट दिया हुआ था कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया था एंड का या इस साल का शुरुआत का, हमने उसको माइनस किया, और एडवांस हमें दिया था करंट ईयर का, करंट ईयर में जो मिला है हम दोनों को माइनस कर दिए, तो हमें निकल गया सब्सक्रिप्शन हमने इस साल का कितना टोटल रिसीव किया है इस साल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चे है,
एडमिशन चैप्टर को क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन होगा, जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, जनरल रिजर्व जो ओल्ड बैलेंस शीट में अपियर हो रहा है इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? पहला ऑप्शन है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो जनरल रिजर्व जो ओल्ड बैलेंस शीट में है इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? इसका मतलब ये हुआ, ये एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है पार्टनरशिप में। जैसे कि मान लो बैलेंस शीट में पहले से जनरल रिजर्व शो हो रहा है बैलेंस शीट में, अब जब कोई न्यू पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है तो इसको कहां ट्रांसफर करोगे? तो सबसे पहले तो याद रखना, कभी भी एडमिशन होगा तो जो चीज जो रिजर्व पहले से बैलेंस शीट में दिख रहा है इस पे न्यू पार्टनर्स का राइट नहीं है, ये ओल्ड में बटेगा। तो यहां पे ऑल कह रहा है, नहीं बच्चे, जब ऑल कहेगा तो न्यू भी इंक्लूड कर रहा है, ये नहीं होगा। न्यू को तो मिलेगा ही नहीं, ओल्ड, हाँ ओल्ड को मिलेगा, गेनिंग नहीं। तो जो भी जनरल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस पहले से बैलेंस शीट में होते हैं ये आपको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो सेकेंड का थर्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, ध्यान दीजिएगा, मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैच द फॉलोइंग आजकल के सीयूईटी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग और रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है, कहता है बेसिस ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टेन्योर के बेसिस पे डिवेंचर कितने तरह के मतलब क्या होगा इसमें? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि जो सबसे इजी आपको लगे उसको पहले मैच करो। जैसे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, तो सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो सी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ। ओके, बियरर के अकॉर्डिंग तो रजिस्टर्ड और बियर होता है तो डी का थर्ड हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से टेन्योर के बेसिस पे होता है रिडीमेबल इररिडीमेबल, तो यहां पे ए का सेकेंड हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो कूपन रेट बी का फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो किस में है ये, बी का ए का सेकेंड यहां पे है थर्ड वाले में, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे। On retirement of a partner, the retiring partner's capital account will be credited with। अब ये क्वेश्चन आपको रिटायरमेंट चैप्टर से पूछा गया है कि जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड विथ। जब पार्टनर्स का रिटायरमेंट होगा तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका कैपिटल किस फिगर से इनमें से क्रेडिट करेंगे, किस चीज से क्रेडिट करेंगे? ध्यान दीजिएगा, his share of goodwill of the firm, share of goodwill of remaining partners, his share of goodwill and goodwill of the remaining partner। तो इसका राइट आंसर होगा his share of goodwill। जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसका जो गुडविल का शेयर होगा उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चे। जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स फॉर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विल बी डैश। जर्नल एंट्री टू बी पास फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे? फॉर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विल बी डैश। जर्नल एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए, देखो जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उस समय क्या जर्नल एंट्री करेंगे? तो जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो रिकॉर्ड नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय असेट्स, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो जर्नल एंट्री क्या कर दोगे? जो क्रेडिट में है जर्नल में वो डेबिट कर दोगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दोगे। एंट्री हो जाएगा असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट्स डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल नहीं, असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन हाँ, रिवैल्यूएशन डेबिट टू असेट्स नहीं, रिवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड नहीं।
तो राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सेकेंड, फिफ्थ का सेकेंड। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका कांटेक्ट नंबर क्या है। तो देखो बच्चे, जो भी आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे हमारा नंबर नीचे चल रहा है, 2 कांटेक्ट नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कांटेक्ट नंबर नोट कर लो और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन के लिए कोई सीयूटी के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और यूट्यूब वगैरह पे अभी गुडविल एडुकेटर को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को चैनल शेयर करना, ताकि आपको सही कंटेंट रेगुलर अपडेटेड मिल सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड है। ये क्वेश्चन बच्चे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी में आप पढ़ते हो उसका क्वेश्चन है ये। देखिए हम बताए थे इसमें जो आपको सबसे इजी लग रहा है, जो सबसे इजी उसको आप देख लो, क्या है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। तो इनमें कोई करंट एसेट्स दिख रहा है आपको? हाँ, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिख रहा है, तो सी का फोर्थ, सॉरी बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में क्या दिख रहा है? करंट लायबिलिटीज में दिख रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता था शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो डी का सेकेंड, डी का सेकेंड। और बच गया फिक्स एसेट्स का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये दोनों एक कैटेगरी में है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। अब देखो फर्स्ट का थर्ड किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब ए में सेकेंड ऑप्शन में है, तो इसका सारा कंपेयर करो, ए फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है, ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कैश फ्लो चैप्टर से है, ये क्वेश्चन आपका कैश फ्लो से है, पार्ट बी में कैश फ्लो से, ध्यान दीजिएगा। हम आपको इनमें सबसे जो इजी लग रहा है, जिसको इजीली रिकॉग्नाइज कर रहे हो, पहले वो लगा लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इनमें से कौन सा हो जाएगा? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब कि ए का थर्ड, ए का थर्ड। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनमें से कौन जाएगा? इंटरिम डिविडेंड पेड, कभी भी डिविडेंड पेड जो जाएगा वो फाइनेंसिंग में जाएगा, तो फाइनेंसिंग में फर्स्ट जाएगा, बी का फर्स्ट। ऑपरेटिंग में क्या जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सी का सेकेंड। और इन्वेस्टिंग में डिविडेंड रिसीव, हम किसी इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव किए हैं, तो देखो ए का थर्ड किस में है? ए का थर्ड पहले में नहीं है, इन तीन में है। अब देखो दूसरा कंपेयर करो, बी का फर्स्ट किस में है? इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा। सी का सेकेंड देख लो, डी का फोर्थ देख लो, हाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट चैप्टर से है पार्टनरशिप में। एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट द, मतलब यहां पे पूछ रहा है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा, किसको करेगा, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रिमेनिंग पार्टनर, देखो यहां जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो जो रह रहा है ना उनमें से जो पार्टनर गेन कर रहा है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटीज होता है कई बार कि जो रह रहा है उसमें से एक आध पार्टनर ना गेन करे, वो इवन सेक्रीफाइस कर जाए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू, किसको कंपनसेट करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को, रिटायरिंग पार्टनर्स को ओनली, रिटायरिंग पार्टनर एज वेल एज रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ओनली। तो यहां पे देखो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो रिटायरिंग को तो करेगा ही करेगा, मतलब ऑप्शन बी लग रहा था, लेकिन बी के बाद सी बेस्ट आंसर है कि रिटायरिंग पार्टनर एज वेल एज रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सैक्रिफाइस, सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। सर जो जा रहा है उसको तो करेगा, इवन अगर कोई पार्टनर जो रह रहा है उसमें से वो भी सैक्रिफाइस किया है उसे भी कंपनसेट किया जाएगा, तो सर 8 का थर्ड होगा।
8 का थर्ड होगा। नेक्स्ट बच्चे, आपको मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस सभी सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपको सॉल्व करवाऊंगा। और आप इसके बाद जनरल टेस्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सब का क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल के माध्यम से आपको सबका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्ले स्टोर से भी गुडविल एडुकेयर के ऐप को डाउनलोड करिए। इस तरह का लोगो रहेगा ऐप पे, ठीक है। और ऑफलाइन एडमिशन के लिए गुडविल एडुकेयर में कांटेक्ट कीजिए। कॉलिंग नंबर आपका हमारा नीचे दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के लिए ही हम हैं यहाँ पे। इससे पहले आपको बता दूं कि मैं भी बीएचयू से बीकॉम एमकॉम मेन कैंपस से पास आउट हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको 8 वाला बता दिया हूं। 9 देखते हैं। देखिए, इफ अ पार्टनर रिटायर्स इन the middle of the year, his or her share of profit from the date of last balance sheet till the date of retirement will be transferred to। ये जो है आपका रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है कि यदि कोई पार्टनर सेशन के बीच में रिटायर कर जाता है, जैसे डेथ वाले में आप पढ़े थे कि डेथ का टाइम अनसर्टेन होता है, ऐसे ही अगर कोई पार्टनर सेशन के बीच में रिटायर कर जाए तो उसका जो प्रॉफिट है लास्ट बैलेंस शीट से उसके डेथ, लास्ट बैलेंस शीट से उसके रिटायरमेंट तक, वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि आपको याद होगा कि डेथ वाले चैप्टर में आप जर्नल एंट्री जो किए थे कि जब किसी का डेथ हो रहा था तो आपको याद होगा आप एंट्री किए थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिवेंचर्स का क्वेश्चन है। इफ डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इट इज अ एन। अगर डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या है? मतलब कि कन्वर्जन हो रहा है डिवेंचर्स का इक्विटी शेयर में। पहला ऑप्शन है इनफ्लो ऑफ कैश, नहीं कैश नहीं आया। नो फ्लो, हाँ नो फ्लो हो सकता है, फिर भी रीड करिए आगे। आउटफ्लो नो, कैश एंड कैश इक्वल नहीं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड। यदि डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है तो बच्चे इसमें ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, ये कन्वर्जन है कि डिवेंचर होल्डर जो क्रेडिटर थे अब वो शेयर होल्डर्स हो गए, ओनर बन गए। ना कैश आया इस ट्रांजेक्शन में ना गया, तो नो फ्लो ऑफ कैश इज द राइट आंसर। ये कैश फ्लो चैप्टर का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉट हैविंग पार्टनरशिप डीड। अब देखो ये पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर का है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा उस समय का क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चे। इंटरेस्ट ऑन लोन, जब डीड नहीं रहेगा तो लोन पे इंटरेस्ट कितना देते हैं? 6%, तो ए का हो जाएगा थर्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, बी का सेकेंड। सैलरी विल नॉट अलाउ, सैलरी नहीं देते हैं, सी का फोर्थ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, डी का फर्स्ट। अब देखो ए का थर्ड किस में है? ए का थर्ड पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी नहीं है, ठीक है ओके। बी का सेकेंड, बी का सेकेंड। अब हमको देखना है कि बस दूसरा और चौथे वाले में, दूसरा में नहीं है चौथे में है, ठीक है आगे देख लो। सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, हाँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस तरह से 11 का फोर्थ। 11 का बच्चे फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है नोट कर लिए ओके। नेक्स्ट
फिर आपका सीक्वेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और आजकल सीक्वेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे आप बिजनेस स्टडीज वगैरह में प्लानिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, डायरेक्टिंग प्रोसेस, है ना, पढ़े हो ना, कंट्रोलिंग प्रोसेस, सेम उसी तरह से आपका इसमें अकाउंट्स में भी सीक्वेंस अरेंजमेंट पूछता है। कौन सा सही सीक्वेंस होगा, पहले ये होगा कि ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो आपको लग रहा है पहले एक को रखो, अगर कोई दूसरा कोई पढ़े लग रहा है उससे आगे होगा तो उसको आगे रख दो, पीछे होगा तो पीछे रख दो, ठीक है। जैसे देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर्स के अलॉटमेंट चैप्टर से मतलब शेयर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया कि अलॉटमेंट का सही सीक्वेंस क्या होगा। पहला है अलॉटमेंट मनी रिसीव, चलो ठीक है, पहला अलॉटमेंट मनी रिसीव हमने लिखा। अब हमको कोई चीज दूसरा पढ़ने के बाद लगेगा नहीं इससे पहले वो होगा, पहले लिख दूंगा, बाद में होगा तो बाद में लिख दूंगा। फिर है इनवाइटिंग एप्लीकेशन मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, ऑब्वियस सी बात है कि अलॉटमेंट करने से पहले शेयर्स के लिए इन्वाइट करेंगे, बी पहले होगा। अलॉटमेंट ड्यू, इनवाइट करने के बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा तब अलॉटमेंट रिसीव होगा, मतलब बी जो सी जो है वो बी के बाद होगा और ए से पहले होगा, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव, अब एप्लीकेशन में के लिए इनवाइट करने के बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तब अलॉटमेंट मिलेगा। और शेयर्स कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू अलॉटमेंट मनी के बाद होगा। तो बी डी सी ए ई, बी डी सी ए ई, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो राइट आंसर होगा, 12 का थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है what is the correct sequence of types of capital in the company's balance sheet while preparing notes to account। अब कह रहा है कि कंपनी के बैलेंस शीट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल का सही सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इशूड, चलो इशूड लिख दिए हम, ठीक है। फिर सब्सक्राइब्ड, ऑब्वियस सी बात है, इशूड के सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो इशूड के बाद आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इशूड का पार्ट होता है। शेयर फॉर फीचर तो हम बाद में करते हैं। ऑथराइज इशूड से पहले आएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे इशूड जो हो गया, जैसे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के बाद आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो DABEC, DABEC ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा, 13 का सेकेंड, 13 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चे, 14 क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस एंड फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द कॉम्परेटिव स्टेटमेंट इनकम ड्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेक्ट सीक्वेंस, अच्छा ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट आप पढ़े हैं, तो उसमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल था उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का सही सीक्वेंस क्या होगा। ध्यान देना, सबसे पहले है डिडक्ट एक्सपेंस, फाइंड आउट टोटल रिवेन्यू बाय एडिंग अदर रिवेन्यू, ठीक है। फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिडक्ट टैक्स, ओके। तो फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे नीचे हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले टैक्स डिडक्ट करते हैं और फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स डिडक्ट किए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक सेकेंड बच्चे, देखिए सबसे पहले डिडक्ट एक्सपेंस ऊपर में आएगा, जैसे आपको याद होगा ना, ऑप्शन था मतलब ये था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था आपका, फिर लेस ऐड इनकम था, फिर आपका टोटल रिवेन्यू आ रहा था, फिर एक्सपेंसेस डिडक्ट कर रहे थे, फिर आ रहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा था, फिर टैक्स लिख रहे थे, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस तरह से आपका फॉर्मेट था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पे दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ई, ये दिया हुआ है, ठीक है। डिडक्ट टैक्स डी, फाइंड आउट प्रॉफिट
एक सेकंड, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक सेकंड, यहाँ पे ये फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सी नीचे है यहाँ पे, डिडक्ट टैक्स, टैक्स में डी यहाँ पे है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ई यहाँ पे है, डिडक्ट एक्सपेंसेस ए यहाँ पे है, फाइंड आउट रिवेन्यू बाय एडिंग इनकम बी यहाँ पे है। तो बी ए ई डी सी, बी पहले होगा, तो इसमें नहीं है बी, इसमें भी नहीं है, बी ए ई डी सी ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा, 14 का सेकेंड, 14 का सेकेंड बच्चे। आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट याद होना चाहिए इसके लिए। 15 देखो, 15 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, if net profit made during the year 50,000 and bills receivable have decreased by 10,000 during the year, then cash flow from operating activities will be। ये क्वेश्चन आपका कैश फ्लो चैप्टर से है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है, आपको नेट प्रॉफिट कितना मिला है, नेट प्रॉफिट 50,000 है नेट प्रॉफिट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हैव बीन डिक्रीज बाय 10,000, बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज कर गया 10,000 से, तो बिल्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, और आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो ऐड करते हैं, और इंक्रीज करता है तो लेस करते हैं। तो यहाँ पे करंट एसेट्स हमारा डिक्रीज किया, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 60,000, राइट आंसर हो जाएगा 15 का सेकेंड, 60,000 विल बी राइट आंसर। जब आप पढ़ोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, उसमें अब आप कैश वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का चेंजेस जब दिखाते हो, तो याद रखना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो आपका करंट एसेट्स है, अगर करंट एसेट्स आपका बढ़ेगा तो लेस, घटेगा तो ऐड, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो ऐड, घटेगा तो लेस, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट एसेट्स घटा है तो हमने ऐड कर दिया है। कैश फ्लो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे आपके सामने है, इफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनर विल ऑलवेज शोज अ डैश बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ये फंडामेंटल चैप्टर क्वेश्चन है कि जब कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा तो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, जीरो बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है, जब कैपिटल फिक्स होता है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इट मीन्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। वहीं पे जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस शो कर सकता है, करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस शो कर सकता है, बट फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन देखिए आप 17, अमन एंड मोहन, partners of a firm, decided to dissolve the business on 31st March 2022. The firm decided to pay realization expense 1,000. Firm decided to pay realization expense 1,000 on behalf of Mohan. 1,000 will be debited to. अब यहाँ पे बोला गया है कि अमन और मोहन पार्टनर हैं, दोनों डिसाइड किया कि फर्म को डिजॉल्व करें, और फर्म को डिजॉल्व करें, और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 फर्म ने पे किया है मोहन के बिहाफ में। तो जब फर्म मोहन के बिहाफ में पे किया है तो मोहन का कैपिटल क्या कर देगा, फर्म डेबिट कर देगा। तो वही पूछा गया है कि 1,000 कहाँ डेबिट करेंगे, तो मोहन कैपिटल अकाउंट में। 17 का ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा बच्चे, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉमन साइज से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बच्चे, कॉमन साइज एनालिसिस इज नोन एज, कॉमन साइज को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। तो देखो कॉमन साइज को और कॉम्परेटिव का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, कॉमन साइज इज आल्सो नोन एज, कॉम्परेटिव इज आल्सो नोन एज, तो उसमें आंसर जो होगा ना वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में से ही एक होगा, ये दोनों नहीं होगा, हमेशा याद रखना। कॉमन साइज को क्या कहते हैं और कॉम्परेटिव को क्या कहते हैं, इन दोनों का जो आंसर होगा वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में से एक होगा। अब सवाल ऐसा कौन सा होगा, तो देखो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में कंपेयर ऐसे करते हैं हॉरिजेंटली,
कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में कंपेयर ऐसे करते हैं, तो कॉम्परेटिव को हॉरिजेंटल कहते हैं और कॉमन साइज में वर्टिकली करते हैं, कॉमन साइज में वर्टिकली करते हैं टोटल से, तो कॉमन साइज को वर्टिकल कहते हैं। राइट आंसर होगा 18 का सेकेंड, 18 का सेकेंड, कॉमन साइज को वर्टिकल और कॉम्परेटिव को हॉरिजेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईयरली इंटरेस्ट पेबल ऑन 9% डिवेंचर। Calculate the amount of yearly interest. Calculate the amount of an yearly interest payable on 9% debenture of 10,000 debentures of 100 issued as collateral security. ऑप्शन है नो इंटरेस्ट पेबल 90,000, 9,000, 99,000। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले डिवेंचर जब हम कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हैं, इट मींस हम डिवेंचर गिरवी के लिए रखे हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी के लिए रखे हैं। जैसे मान लो बैंक से हम लोन लिए, तो हम लोन पे तो इंटरेस्ट दे ही रहे हैं, उसके बदले में जो डिवेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया गया है, उन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं। वो डिवेंचर्स पे तब देंगे जब लोन का अमाउंट पे करने में हम फेल हो जाएंगे। अभी नॉर्मली जब डिवेंचर हम कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे रखे हैं, तो उस डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं। नो इंटरेस्ट पेबल इज द राइट आंसर, 19 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चे, if net profit ended during the year is 1 lakh, if net profit ended during the year is 1 lakh and the amount of bills receivable in the beginning and end of the year is 20,000 and rupees 40,000 respectively, then cash flow from operating will be। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, ठीक है, नेट प्रॉफिट 1 लाख है। द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर इज 20,000, मतलब बिल्स रिसीवेबल शुरुआत में है 20,000 का और साल के अंत में है 40,000 का। तो हम देख रहे हैं कि मेरा बिल्स रिसीवेबल 20,000 से इंक्रीज किया है। अभी कुछ देर पहले भी हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि करंट एसेट्स का बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो ऐड। तो मेरा बिल्स रिसीवेबल पहले था, बिल्स रिसीवेबल बिगिनिंग में था 20 का, एंड में है 40 का, तो 20,000 से मेरा बिल्स रिसीवेबल बढ़ा है, मतलब करंट एसेट्स बढ़ा है। और करंट एसेट जब बढ़ता है तो उसको हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 20,000, तो हमारा आंसर आएगा 80,000 वर्किंग कैपिटल से पहले वाले। तो 20 का थर्ड होगा, 20 का थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, सेल ऑफ कॉपीराइट्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ, सेल ऑफ कॉपीराइट्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ। कॉपीराइट अगर हम सेल करते हैं तो किसका पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, ऑपरेटिंग का, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट जो है बच्चे, ये हमारा असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है, और असेट्स का परचेज या सेल जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 21 का फर्स्ट, 21 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को आप चैनल को शेयर करो, जिससे कि उन तक सही कंटेंट पहुंच सके। CUET 2024 के लिए तैयारी बच्चे अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आप सोचोगे कि बाद में एग्ज़ाम के बाद करेंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा आपको उतना। अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर देते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और मैं आपको CUET 2022, CUET 2023 का जो भी पेपर्स हैं सारे डिस्कस करूंगा, इवन मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको सारे कंटेंट अपडेटेड मिल सके, आपको पता चल पाएगा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है।
ठीक है, तो इसलिए चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना। ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया गया है, ये भी कर लिया गया है, इसका आंसर हमने बता दिया है, इन्वेस्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 देखो। रोमी लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ 1,50,000। रोमी लिमिटेड ने बिल्डिंग कितने खरीदा? 1,50,000 का। रोमी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ 1,50,000, मशीनरी वर्थ 1,40,000, फर्नीचर वर्थ 1,10,000 फ्रॉम XYZ, took over liabilities 20,000 for the purchase consideration of rupees 3,50,000. They paid purchase consideration by issue of 12% debenture of 100 each at a premium of 5%. What will be the number of debenture issued by Romi Limited? देखो ये issue of debenture का जो issue of debenture as consideration other than cash का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक आपने पढ़ा है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और आपको ये क्वेश्चन एक जरूर ही पूछता है, चाहे शेयर का पूछे, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नंबर्स ऑफ डिवेंचर से रिगार्डिंग, नंबर्स ऑफ शेयर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ देता है कितना इश्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले रोमी लिमिटेड परचेज किया बिल्डिंग 1.5 लाख का, मशीनरी 140 का, फर्नीचर लिया 10,000 का और लाइबिलिटीज लिया 20,000 का, और परचेज कंसिडरेशन फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,15,000, 3,15,000 रुपया देना था। ठीक है, paid the purchase consideration by issuing 12% debenture of 100 each at a premium of 5%। और ये जो purchase consideration है, ये हम 100 का डिवेंचर 5% के प्रीमियम में दिए, मतलब 105 रुपए में डिवेंचर दिए। हमको निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर। तो कभी भी नंबर ऑफ डिवेंचर या नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो जितना परचेज कंसिडरेशन है उससे एक सिक्योरिटीज आप कितने में दे रहे हो इससे डिवाइड कर दो। आप यहाँ पे 3,15,000 आपका परचेज कंसिडरेशन है और एक सिक्योरिटीज आप दे रहे हो 105 रुपए में, 100 रुपया फेस वैल्यू प्लस 5 रुपया प्रीमियम। तो इसको जब कट करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 105 को 3 टाइम्स में ये आ गया और 000, तो यहाँ पे आपका 3,000 आ जाएगा, 3,000। तो 22 का 3, 22 का 3, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइज किस पर्पस में हम करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किस पर्पस में करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका शेयर में है। शेयर में आप पढ़े थे जब प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तो उसमें पढ़े थे SPR का यूज किन किन पर्पस में कर सकते हैं। 5 पर्पस आपको दिया हुआ था DK गोयल के बुक में। तो आपको या जो भी अदर बुक आप पढ़े होंगे तो बच्चे ये क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि SPR का यूज इनमें से किस पर्पस में करेंगे, किस में नहीं करेंगे। तो देखते हैं, जो 5 दिया हुआ है वहां वही याद करना, उसके अलावा और किसी पर्पस में नहीं करेंगे। तो रिटर्न ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन एप्लीकेशन नहीं, ए नहीं होगा। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, हाँ ये होगा। इशू ऑफ पार्टली पेड नहीं, फुल्ली पेड बोनस शेयर नॉट पार्टली पेड। फॉर प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, हाँ ये होगा। फॉर बायबैक ऑफ ओन सिक्योर्ड शेयर्स, हाँ ये भी होगा। तो ऑप्शन BDE, देखो BDE किस में है? BDE फोर्थ में है, फोर्थ राइट आंसर होगा। 23 का फोर्थ बच्चे, 23 का फोर्थ। SPR का यूजेज आप शेयर वाले चैप्टर में पढ़े थे, डिवेंचर वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं कि SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किस किस पर्पस में करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है बच्चे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर कितने तरह के होते हैं? तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हो जाएंगे बच्चे? रजिस्टर्ड और बियरर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा बियरर, और कौन सा हो जाएगा? रजिस्टर्ड। तो B&E, ऑप्शन नंबर 3rd, 24 का 3rd, रजिस्टर्ड और बियरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे जब हम NPO का फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसका स्टेप्स क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। हालांकि ये 12th के सिलेबस से डिलीट हो चुका है चैप्टर, बट CUT में पूछा जाता है ये चैप्टर से क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, ICSE बोर्ड के क्लास 11th में ये चैप्टर है और CBSE में 12th में था, बट प्रीवियस ईयर से ये चैप्टर्स डिलीट हो चुका है सिलेबस में, बट NPO से क्वेश्चन एग्जाम में आता है CUT के, तो ध्यान देना।
आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बाद में बनता है तो हम इसको लास्ट में इधर लिख देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है बैलेंस शीट से पहले बनता है, ठीक है। प्रिपेयर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पहले बनता है। एडजस्ट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये सब होता है तो मतलब बी के बाद डी आएगा। प्रिपेयर कैश बुक, कैश बुक जो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट से पहले बनता है तो ई सी बी डी ए, ई सी बी, एक सेकंड, ई सी बी डी ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 26। हमने आपको बताया कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि चैप्टर का ये क्वेश्चन है कैश फ्लो चैप्टर का, तो आप इसमें सबसे इजी जो पॉइंट लगे पहले उसको मैच करो। जैसे डिविडेंड पेड, आपको पता होना चाहिए डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में जाता है, तो डिविडेंड पेड जो है आउटफ्लो ऑपरेटिंग नहीं, इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग, हाँ डिविडेंड पेड आउटफ्लो इन्वेस्टिंग का होगा, तो डी का थर्ड, प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक में आया था डी का थर्ड। टैक्स पेड, टैक्स पेड आपका आउटफ्लो ऑपरेटिंग में जाता है, सी का फर्स्ट। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल इन्वेस्टिंग में जाएगा तो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग का, बी का थर्ड, नहीं बी का सेकेंड होगा ना आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में, बी का सेकेंड होगा बच्चे आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में। और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हम बेचेंगे तो पैसा हमारे पास, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर दिए सब, फिर से देखते हैं। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड से हमारा पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग में जाएगा, डी का फोर्थ। टैक्स पेड हमारा ऑपरेटिंग में जाएगा, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, सी का फर्स्ट। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल परचेज करने से पैसा जाएगा, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में जाएगा तो बी का थर्ड। और सेल ऑफ फिक्स एसेट से इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग में तो ए का सेकेंड, तो ए का सेकेंड, ए का सेकेंड सब इसमें नहीं है, ये कट गया। बी का थर्ड, बी का थर्ड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सेकेंड में है। सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, राइट आंसर सेकेंड आंसर। 26 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो जल्दी से, 27। आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशंस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी बाइज्ड, रिपोर्ट ऑन स्टेप वर्ल्डशिप फंक्शन, aggregate information only interim reports, basis on fiscal policy. Choose the correct answer from the option given below. आपको यहाँ पे पूछा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशंस क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशंस क्या होगा। तो पहला आपको है कि कैन बी बाइज्ड, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाइज्ड होता है। रिपोर्ट ऑन स्टेप वर्ल्डशिप, तो ये नहीं आपका होता है, ये होगा। एग्रीगेट इंफॉर्मेशन, यस। इंटरिम रिपोर्ट, यस। बेसिस ऑन फिस्कल पॉलिसी, नहीं। एसीडी सेकेंड आंसर होगा। ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला जो चैप्टर सेकेंड था पार्ट बी में, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्योरी चैप्टर है, आप थ्योरी पढ़ना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। ये आपको रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर से क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज नहीं, करंट रेशियो यस, और एसिड टेस्ट। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट। तो बी एंड ई ऑप्शन नंबर सेकेंड, 28 का सेकेंड, 28 का बच्चे सेकेंड होगा। नेक्स्ट देखिए 29, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी का कंपोनेंट्स क्या होगा। तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स इक्विटी में आप पढ़े थे, यस। वर्किंग कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल यस, रिजर्व एंड सरप्लस यस। तो इक्विटी कंपोनेंट हो गया एसीडी फोर्थ हो गया।
29 का फोर्थ, 29 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करंट एसेट्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट में अब देखो, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़े थे ना पार्ट बी का चैप्टर फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट का जो फुल फ्लेज फॉर्मेट पढ़े थे, उसमें एक एक चीजों को आप अच्छे से याद करो। क्यों? क्योंकि उसमें सही सीक्वेंस पूछ रहा है। जब तक टू डिट्टो लाइन में याद नहीं रहेगा ना, तब तक आप सही सीक्वेंस नहीं बता पाओगे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करंट एसेट्स इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, इन्वेंट्री है, करंट इन्वेस्टमेंट। तो इतना तो पता है आपको कि करंट इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आया था ई। अब देखो किसमें ई है सबसे पहले, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ई। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हाँ उसके बाद इन्वेंट्री आता है, ठीक है, उसके बाद आपका बिल्स रिसीवेबल आता है, फिर आपको बी आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये आपको लाइन से याद रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा ई डी ए बी सी, 30 का 4। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कि क्वेश्चन है, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम विद द टर्म्स ऑफ रिडीमिंग देम एट पार, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जब हम डिवेंचर को इशू प्रीमियम पे करते हैं और हम उसका रिडम्पशन पार पे करेंगे, तो इशू के टाइम में जो प्रीमियम मिलेगा वो कहाँ जाएगा? डेब्टेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्रेडिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डेब्टेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो यहाँ पे हम रिडम्पशन पार पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा ही नहीं। प्रीमियम और रिडम्पशन कब आएगा? जब हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे। यहाँ पे हम रिडम्पशन पार पे कर रहे हैं, तो ए और फर्स्ट और सेकंड होगा नहीं। और दूसरी बात, जब प्रीमियम मिलेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। 31 का 4th। नेक्स्ट देखिए 32, while preparing common size balance sheet, each time balance sheet is expressed as percentage of dash। जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो है हर चीज परसेंटेज किसका कन्वर्ट होता है? तो वो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा, 32 का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इट इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन who is not the regular employee of institution। मतलब क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, उसको जो अमाउंट पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको ऑनरेरियम कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो है एनपीओ चैप्टर से है कि ऑनरेरियम एक अमाउंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, उसको जो अमाउंट पे करते हैं उसको ऑनरेरियम कहते हैं। ओनर स्वरूप, सम्मान स्वरूप। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर इंटरवल पे कोई गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, कोई स्पेशल चीज को सिखाने के लिए आते हैं, उनको जो अमाउंट हम पे करते हैं उसको ऑनरेरियम कहते हैं। नेक्स्ट 34 देखिए, when the total amount withdrawn is given but the date of withdrawal is not given, then interest on drawing is charged for a period of। देखो इसमें कहा गया है, ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर से क्वेश्चन है कि जब कोई पार्टनर विड्रॉइंग करता है तो ड्रॉइंग का अमाउंट दिया हो बट डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया होता, तो इंटरेस्ट कितने महीने का निकालते हैं? इंटरेस्ट 6 मंथ का निकालते हैं। जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया होता है तो इंटरेस्ट 6 मंथ का निकालते हैं। 34 का सेकेंड होगा आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, at a time of admission of a partner, if goodwill exists in the books of the account, it will be written off among। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दिख रहा होता है, इसको राइट ऑफ करते हैं किसके बीच में? तो देखो न्यू का तो कोई लोच उसमें आएगा नहीं, क्योंकि न्यू के आने से पहले की चीजें ओल्ड में बटेगा। तो यहाँ पे ऑल पार्टनर और न्यू पार्टनर कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में रहता है ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता है ओल्ड पार्टनर्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का 4th राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, रानी संध्या एंड कंगना, अच्छा नाम है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। रानी संध्या एंड कंगना पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। रानी रिटायर कर रही है।
Sandhya and Kangana decided to share future profit in the ratio of 5:3. Gaining ratio of Sandhya and Kangana will be. अब यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कह रहा है. तो बच्चे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड. तो यहाँ पे हमें संध्या और कंगना का न्यू गेनिंग रेशियो निकालना है. तो संध्या का न्यू हो जाएगा कितना? 5/8 और इसका हो गया 3/8. इनमें से इनके ओल्ड को माइनस कर दो तो ओल्ड कितना था? 4 3 7 2 9. 3/9 और 2/9. 9 8 जा 72, 45 यहाँ हो गया और 9 8 जा 72 तो 8 3 जा 24. यहाँ ये 1 हो गया, यहाँ ये 2 हो गया. यहाँ 8 यहाँ पे हो गया 8 9 जा 72, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16. यहाँ पे हो गया ये 1 और यहाँ पे भी हो गया 1. 21:11 राइट आंसर हो गया. तो 36 का सेकेंड, 36 का सेकेंड. 37 देखिए, 37 क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है कि व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन टू. इंटरनल कंट्रोल डिजाइन क्यों करते हैं? ओनली टू इंश्योर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेफगार्ड एसेट्स एंड ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज. ओनली सेफगार्ड. और इसके बाद है ओनली अचीव मैक्सिमम रिवेन्यू. तो इसका आपको ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है. इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफगार्ड असेट्स एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. सेफगार्ड असेट्स एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्वेश्चन है. ये हाउ मेनी ब्लैंक वर्कशीट आर शोन व्हेन न्यू वर्कशीट इज क्रिएटेड. तो जब न्यू वर्कशीट क्रिएट करते हैं तो ब्लैंक वर्कशीट कितना आपका शो होता है? ऑप्शन है पहला 4 3 2 1. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 3. राइट आंसर हो जाएगा 3. जब न्यू वर्कशीट क्रिएट करेंगे तो हाउ मेनी व्हेन ब्लैंक वर्कशीट आर शोन न्यू वर्कशीट इज क्रिएटेड. हाउ मेनी न्यू वर्कशीट, जब ब्लैंक वर्कशीट आता है न्यू वर्कशीट कितने क्रिएट होंगे? तो 3 होंगे. ये कभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इन फाइनेंशियल फंक्शन रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स. तो ये भी आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्वेश्चन है. ऑप्शन है FB, PV, NPER, रेट. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NPER. 39 का थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फील्ड इज अप्लाइड टू द डाटाबेस टेबल मीन्स. जब फील्ड अप्लाई करते हैं डाटाबेस टेबल में इसका मतलब क्या होता है? तो राइट ऑप्शन है आपके पास नेम ऑफ द टेबल, हॉरिजेंटल रो ऑफ द टेबल, साइज ऑफ द टेबल, वर्टिकल कॉलम. तो जब फील्ड का मतलब हो जाता है वर्टिकल कॉलम. ऑप्शन 4. ये भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्वेश्चन है. आप क्लास 12th में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ते हैं. बहुत सारे बच्चे पार्ट बी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे पार्ट सी लेते हैं. तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछ देता है एग्जाम में, तो इसलिए आपको आना जरूरी है. नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है. अब ये 41 से 45 तक क्वेश्चन सेम है. ध्यान देना कि ए बी पार्ट ऐसे क्वेश्चन में क्या करो आप, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो केस स्टडी वाले में. ड्यू टू द इल हेल्थ ऑफ बी दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म. इट कम्स अंडर डैश फॉर्म्स ऑफ डिजोल्यूशन. ठीक है, ओके. तो इल हेल्थ की वजह से जो डिजोल्यूशन होता है वो पहले पढ़िए. ए बी पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में. ड्यू टू इल हेल्थ बी डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म. तो ये हो गया पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिजॉल्व हो रहा है फर्म. 41 का 4. नेक्स्ट देखिए 42 कि द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स इज. डेटर से कितना पैसा मिला है? तो ध्यान देना यहां पे आपको डेटर्स पहले से कितना है? 50,000 का है. और आपको बोला गया इट वाज एग्रीड दैट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस. ए वांट टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप सो ही टुक
building and furniture at 10% less than book value. All debtors prove good except a person C who did not pay 10,000. एक पर्सन C जो है वो 10,000 नहीं पे किया, तो टोटल डेटर्स 50 था, 50 में से 10,000 कम हो गया, तो डेटर से कितना मिला? 40,000। तो 40,000 डेटर से मिला, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, 42 का ऑप्शन सेकेंड। 50,000 डेटा था, सबने दे दिया, केवल सी ने 10,000 नहीं दिया, तो 40 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, मतलब कि रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ये आइटम आएंगे, किसको छोड़ के? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आता है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज भी आता है, प्रोविजन क्रेडिट साइड में जाता है, ये नहीं जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस जाएगा, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। तो सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4, सी एंड ई, ठीक है, सी एंड ई, 43 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फोर देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट विल, मतलब कि डिसोल्यूशन के केस में पहले से जो गुडविल बैलेंस शीट में अपियर हो रहा है, इसको कहाँ शो करते हैं? तो ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ रिलेशन, रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रिलेशन मतलब कि पहले से जो गुडविल दिखता है बैलेंस शीट में, डिसोल्यूशन के टाइम में वो ओल्ड पार्टनर्स में हम क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। मतलब पहले से जो गुडविल दिखेगा वो डिसोल्यूशन टाइम में हम ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं, सॉरी, रियलाइजेशन एक्सपेंस के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। रिलेशन डेबिट में, ओल्ड में राइट ऑफ नहीं करते हैं। ओल्ड में राइट ऑफ करेंगे जो एडमिशन रिटायरमेंट का गुडविल रहेगा वो। क्वेश्चन है द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, डिसोल्यूशन के टाइम में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो राइट आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठंडियों के टाइम में 4 बजे भोर में, तो आप लोग थोड़ा सा इतना करना कि सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और 2-4 दोस्तों को शेयर कर दो। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ठंडियों में सुबह सुबह, ठीक है, तो थोड़ा सा इतना आप सपोर्ट कर सकते हो, लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। 4-5 फ्रेंड को भी कर दोगे तो चलेगा, ज़्यादा नहीं, 4-5 फ्रेंड को कर दो चलेगा। इतना हम टीचर्स को सपोर्ट करो, सुबह सुबह करो, ठंडी का मौसम है, देख रहे हो, सर्दी जुकाम भी है, लेकिन आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं बच्चे, तो इतना आप मुझे सपोर्ट करो। 45 क्वेश्चन देखो, 46, XYZ Limited is registered with an authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh equity share of 10 each. The company is an manufacturing pickles and spices. Due to the increase in demand of packed food in the market, they decided to diversify its operation. For this purpose, they decided to issue 1 lakh equity share of 10 each. The company issued 20,000 equity share to a vendor to supply a machinery required to manufacture the packed food. Rest of the equity shares were issued to general public for subscription. The application were received for 46,000 equity share. Due to the undersubscription, the equity share of the shares were not issued to public. The question है, company issued 20,000 equity shares of 10 each to vendor. After issuing them, the share vendor will be considered as. कंपनी ने वेंडर को शेयर इशू कर दिया, अब वेंडर क्या कंसीडर किया जाएगा? तो वेंडर ओनर बन जाएगा, क्योंकि शेयर इशू कर दिया, शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, तो वेंडर भी क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। जब हम किसी को शेयर इशू कर देंगे तो शेयर होल्डर्स ओनर बन जाएगा, तो मैंने वेंडर को शेयर इशू कर दिया, तो वेंडर भी क्या बन गया? शेयर होल्डर्स बन गया, ओनर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to raise money by issuing shares, the company must get applications for at least dash. तो कंपनी कितना शेयर इशू किया था?
कंपनी इशू किया था 1 लाख शेयर ना। फॉर दिस पर्पस कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, तो 1 लाख इशू किया तो 90% अप्लीकेशन मिलना चाहिए। एक सेकेंड, कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर टू वेंडर, ठीक है, एंड रेस्ट पब्लिक को 80,000 इशू किया था, तो 80,000 पब्लिक को ऑफर किया था, तो उसका 90% 72,000 अप्लीकेशन मिलना चाहिए था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 1 लाख ओवर इशू कर रहा है जिसमें 20 शेयर वेंडर को दे रहा है, तो 80,000 पब्लिक को दे रहा है, तो उस 80 का 90% 72,000 के लिए अप्लीकेशन मिलना जरूरी है। 47 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स टू वेंडर in exchange of any assets is known as, the process of issuing shares to vendor in exchange of any assets is known as, जब हम शेयर वेंडर को देते हैं किसी असेट्स के एक्सचेंज में, जब हम शेयर वेंडर को देते हैं किसी असेट्स के एक्सचेंज में, तो इसको क्या कहते हैं? इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब शेयर हम किसी को देंगे कैश के अलावा तो उसे हम कहेंगे शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। क्वेश्चन है, इफ कंपनी इज अनेबल टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एंड द अमाउंट मस्ट बी रिफंडेड विद इन 8 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर, इफ नॉट देन shall be liable to pay -% of interest per annum। तो 15% इसका आंसर होता है। ये भी शेयर क्वेश्चन के हैं कि अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाती है तो कंपनी 8 दिन के अंदर में उनका पैसा रिटर्न कर देगी, नहीं कर पाती है तो 15% पर एनम लेट पीरियड का इंटरेस्ट पे करेगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है बच्चे, the following referred to maximum amount of share capital issued by the company in its lifetime except, अच्छा कह रहा है कि इनमें से सारे जो हैं कंपनी के वो शेयर इशू लाइफ टाइम कर सकते हैं एक्सेप्ट, तो ऑथराइज, नॉमिनल, रजिस्टर्ड, ये तीनों लाइफ टाइम वाले हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल इसके अलावा है, तो राइट आंसर इसमें सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो पॉइंट दिए गए मींस कंपनी मैक्सिमम अमाउंट इशू कर सकती है शेयर कैपिटल अपने लाइफ टाइम में एक्सेप्ट सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट इशू करने का नहीं है, सब्सक्राइब इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज, ठीक है, मतलब इशू का पार्ट है तो ऑथराइज के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम अमाउंट है, सेकेंड थर्ड फोर्थ मैक्सिमम है, तो पूछा गया कि मैक्सिमम के अलावा कौन सा है, तो सब्सक्राइब, ठीक है बच्चे। तो सुनो, आप लोग को हम इतना सपोर्ट किए हैं कि आपको हम 2022 और 2023 का पेपर पूरा डिस्कस कर दिए हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं। तो जो बच्चे इस तरह से पूरे सेशन को देखे हैं और आपको समझ में आया लेक्चर, तो आप इतना मेरे लिए करो कि मेरे सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी बच्चे तक ये कंटेंट पहुंच पाए, कि जो भी बच्चे सीयूटी बीकॉम एज वेल एज सीयूटी एमकॉम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, उन तक ये कंटेंट पहुंच पाए और हम टीचर्स का मनोबल बढ़े, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है देखते हो, अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो हम और अधिक से अधिक कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। सीयूटी 2024 के लिए जो बीकॉम और एमकॉम कोर्सेस है, सारे कंटेंट गुडविल एडुकेट के यूट्यूब चैनल पे फ्री में अपलोड होगा, जिसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, रेगुलर बेसिस पे। लेकिन आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को कहिए कि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा मनोबल हाई रहे और हम आपको रेगुलर कंटेंट देते रहे। और हाँ, गुडविल एडुकेयर का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, इस तरह का लोगो होगा, ऐप डाउनलोड कर ले। वहाँ से अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, सीयूटी के लिए अपलोड हो चुका है मॉक टेस्ट, वहाँ से परचेज कीजिए। और ऑफलाइन बैचेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो गुडविल एडुकेयर के लंका ब्रांच पे जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बता दूं कि गुडविल एडुकेयर वाराणसी में एक कॉमर्स कोचिंग है, जहाँ पे 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, सीयूटी बीकॉम, सीयूटी एमकॉम,
बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की रेगुलर क्लासेस चलती हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे गिवन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।